नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दमोह जिले के नोहटा में आयोजित नोहलेश्वर महोत्सव 2026 और किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन का भी शुभारंभ किया। देखिए एक रिपोर्ट। दमोह जिले के नोहटा में आयोजित नोहलेश्वर महोत्सव 2026 और किसान सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री ने दमोह के 33 गांवों के किसानों के लिए व्यारमा नदी से पानी पहुंचाने के लिए 600 करोड़ रुपए की धुनय धाम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी। इस योजना से क्षेत्र के हजारों किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। दमोह के मानस भवन को गीता भवन के रूप में विकसित करने की घोषणा की। इसके कायाकल्प और निर्माण कार्यों के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार हर वर्ग के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारे किसान भाई बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए उनके सब प्रकार की शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। यहाँ टाउन हॉल, मानस भवन, जगह जगह हम गीता भवन बनाने वाले हैं। तो इसके 2 करोड़ देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो गीता भवन के लिए। यह अपने लिए अद्भुत एक अपनी सौगात मिलेगी, जहां सभी प्रकार के लिए लाइब्रेरी में बच्चे भी पढ़ेंगे, अपने विविध प्रकार के आयोजन भी होंगे। मुख्यमंत्री जनगणना 2027 के प्रथम चरण के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनगणना देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण डाटा प्रक्रिया है। जनगणना के आधार पर सरकार की योजनाएं बनती हैं, संसाधनों का वितरण तय होता है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रणनीति तैयार होती है। आज भारत विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला राष्ट्र है। यह जनगणना केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक महत्व की भी है। ये जरा इस बार की जनगणना भले ही 8वीं है, लेकिन सबसे हटके भी है। एक तो ये आमतौर पर 10 साल के समय सीमा के बाहर जाने वाली है। जो चक्री क्रम आपका आता था वो उसका क्रम तो 21 में निकल गया, लेकिन अब ये 26 चल रहा है। तो 26 में हम अपने उस समय से थोड़ा बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही कि कोविड और कठिन काल में स्वाभाविक रूप से वो संभव नहीं था उस परेशानी को। और एक चुनौती और है, जिस चुनौती के बलबूते पर हम सब अपने इस बदलते परिवेश में आपको जो हमारे समाज की सब गणना का जो विशेष काम दिया है, उन गणनाओं की शुद्धता के लिए, गणनाओं के अंदर की सारी बारीकियों के लिए आपका बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ होगा। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में उपस्थित प्रदेश के सभी कमिश्नर कलेक्टरों को आगामी महाशिवरात्रि और होली जैसे त्योहारों के दृष्टिगत शांति समितियों के साथ बैठक कर अन्य आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, INS न्यूज, भोपाल। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कमिश्नर्स और कलेक्टर्स को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। महाशिवरात्रि और होली को देखते हुए त्योहारों पर शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को शांति समितियों के साथ बैठक कर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मिलावटी मिठाई, रंग, खाद्य पदार्थों की जांच और कानून व्यवस्था में जन भावनाओं का ध्यान रखने को कहा गया। जल संरचनाओं से जुड़े मुआवजा प्रकरणों के त्वरित निराकरण, किसानों की योजनाओं, पराली जलाने पर रोक और गेहूं उपार्जन को लेकर मंडियों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गृह और जेल विभाग की उपलब्धियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिप्टी सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य ने ICJS के तहत
पांचों स्तंभों पुलिस अभियोजन, फॉरेंसिक, जेल और न्यायालय के एकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाई है। दुर्ग और बिलासपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह मॉडल जिले के रूप में उभर रहे हैं। पुलिस कर्मियों के लिए बीमा सुविधा, अपराध समीक्षा ऐप और ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली जैसी योजनाएं शुरू की गई। इसके अलावा अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई, नक्सल पुनर्वास और जेलों में सुधार कार्यों को भी प्रमुखता दी गई है। अंबिकापुर जेल में कला प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए नए उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। पुनर्वासित हैं वो लोग जेल में जाकर के अपने साथियों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। जब पुनर्वासी जेल में जाते हैं तो उनके हाथ में केला और मिठाई होता है, फल और मिठाई होता है, कुछ ना कुछ वो देकर के आते हैं उनको और पूछ कर आते हैं कि अगर जंगल से पुनर्वास हो सकता है तो जेल से भी पुनर्वास हो सकता है। विष्णुदेव जी की सरकार इस बात को मानती है और इसलिए अगर आप भी तैयार हो तो बताएं। उसमें से जो भी तैयार होते हैं उनको हम पेरोल पर वापस पुनर्वास केंद्र में ला करके एक दिन रखते हैं और फिर से वापस ले जा करके उनके जमानत हो जाए, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ के सियासी चेहरे इन दिनों चुनाव में व्यस्त हैं। चुनाव दरअसल पश्चिम बंगाल और असम में होना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के नेता भी वहां पसीना बहा रहे हैं। ये वही चेहरे हैं जो पिछली बार भी चुनावी राज्यों में लगातार दौरे पर थे। इस बार सवाल यही रहेगा, क्या चुनावी राज्यों में फिर चलेगा छत्तीसगढ़ मॉडल? देखिए इस रिपोर्ट में। असम में डिप्टी सीएम अरुण साव को 9 सीटों की जिम्मेदारी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 10 सीटों पर चुनावी गणित संभालेंगे। सांसद विजय बघेल भी 10 सीटों पर रणनीति मजबूत करेंगे। पश्चिम बंगाल में संगठन महामंत्री पवन साय को 56 सीटों का जिम्मा। विधायक राजेश मुणत, वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा भी चुनावी मैदान में। असम में 126 तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी ने एक खास रणनीति के तहत दूसरे राज्य के अनुभवी नेताओं को चुनावी रणभूमि में जीत का बिगुल फूंकने भेज दिया है। बीजेपी के कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में जनता को छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को भी बताएंगे। हालांकि बीजेपी नेताओं के दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाकर बोलेंगे क्या? एक तो अपने प्रदेश में काम कर नहीं पा रहे हैं, तो वहां पे जाकर सिर्फ झूठ बोलने का काम करेंगे, एक दूसरे लड़ाने का काम करेंगे। मतलब कुल मिलाकर दूसरे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, वो झूठ बोलने का और एक दूसरे लड़ाने के सिवाय इनके पास कोई मुद्दा नहीं। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता इससे पहले झारखंड, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक, प्रभारी, सह प्रभारी की जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। पिछले चुनावों में बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ता प्रशिक्षण और ग्राउंड रिपोर्ट पर खास फोकस किया गया था। इस बार भी इसी गुरु मंत्र के साथ छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता चुनावी रण में उतरने की तैयारी में हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता भी नई रणनीति के साथ चुनावी राज्य पहुंच गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ असम चुनाव का कमान संभाल रहे हैं। इस पर निशाना साधने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी के भी पांव पड़े और जहां जहां भूपेश बघेल जी के पांव पड़ते हैं वहां कांग्रेस का सफाया हो जाता है। चाहे आप पिछला उत्तर प्रदेश का चुनाव ले लीजिए, पिछले बार असम का चुनाव ले लीजिए, जहां पर भी वो गए हैं वहां पे पूरी गारंटी रहती है कांग्रेस के सफाया होने की। हम तो चाहेंगे ही कि उनको जिम्मेदारी असम में भी मिले। असम और पश्चिम बंगाल की सियासत में छत्तीसगढ़ फैक्टर चर्चा का केंद्र बन चुका है। अब नतीजे क्या होंगे ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि इस बार चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर के भाटा गांव इलाके में हो रहा सड़क निर्माण अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। काम की रफ्तार इतनी धीमी है कि सड़क पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। भाटा गांव की इस सड़क को 1 साल में पूरा होना था, लेकिन 11 महीने बीतने के बाद भी सिर्फ 20% काम ही पूरा हो पाया है। 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन राजधानी रायपुर के भाटा गांव इलाके में लोगों को गड्ढों से जो है वो निजात नहीं मिल सकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये भाटा गांव इलाके की रोड है जहां पर आप देखेंगे तस्वीरें, सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। इसका जो सड़क का वापस से मरम्मत का काम है वो भी शुरू किया गया था, लेकिन 11 महीने का समय बीत चुका है और जो मरम्मत का कार्य है वो अब तक केवल 20% ही जो है वो पूरा हो चुका है। 80% काम अभी भी बाकी है। ऐसे में जो लोग यहाँ से रोजाना गुजरते हैं उन्हें काम की रफ्तार इतनी कम है, ऐसे में उन लोगों को धूल के गुबार में और ट्रैफिक जाम में रोजाना जो है वो यहाँ पर फंसना पड़ता है। जगह जगह पर गड्ढे कर दिए गए हैं
सड़क को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे काम की रफ्तार इतनी धीमी, इस वजह से जो आने जाने वाले लोग हैं वो रोज़ाना यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। शाम के वक्त रोज़ाना यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी लग रहा है, क्योंकि सड़क की चौड़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। सड़क के दोनों ही ओर गड्ढे खोदे गए ताकि से जल्द यहाँ का जो काम है वो पूरा किया जा सके। अगर बात करूँ तो लगभग 3,96,00,000 रुपए की लागत से जो सड़क निर्माण का कार्य है वो किया जा रहा है, लेकिन काम की रफ्तार कम होने की वजह से जो आम राहगीर है जो रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं वो धूल के गुबार में और सड़क पर बने गड्ढों से कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। ऐसे में महापौर मीनल चौबे ने भी जल्द ही काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। देखना होगा भाटा गांव इलाके के ये जो सड़क मार्ग है कब तक इसका मरम्मत का कार्य पूरा होता है। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, आनंद 7। और डबरा में आयोजित नवग्रह शक्तिपीठ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और पंडित प्रदीप मिश्रा की 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा के समापन के साथ ही रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। हजारों की संख्या में धार्मिक कार्यक्रमों से लौट रहे भक्तों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। झांसी मंडल के DRM डबरा स्टेशन पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि भीड़ का पूर्वानुमान स्टेशन परिसर में सुरक्षा, टिकट और ट्रेनों के संचालन को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही 5 मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया। एकदम एक नंबर, बहुत बढ़िया व्यवस्था है साहब, यहाँ की व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। टिकट लिया आपने? हाँ जी साहब, टिकट लिया है भोपाल का। कोई असुविधा नहीं है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। नंबर नहीं लगाना पड़ा टिकट के लिए? नहीं, कोई नंबर नहीं है। व्यवस्था खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था? बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर। इस पूरे आयोजन के शुरू होने से पहले एक बार हमने यहाँ पर जो पूरी आयोजक मंडल है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब के साथ हमने काफ़ी डिटेल में मीटिंग करी थी, जिससे ये पता लग सके कि कितने लोगों के आने का जो है संभावना है। और कल स्थिति जो थी उसमें संभावना से ज़्यादा लोग आ गए थे। उसके मद्देनज़र हम 10 तारीख से ही रोज़ एक निगाह रखे हुए थे कि हमें कितनी ट्रेन एडिशनल चलानी पड़ सकती है। कॉमर्शियल की टीम पूरी हमारी लगी हुई है। आज हमारे पूरी अधिकारियों की टीम आई हुई है, क्योंकि आज बताया गया था कि कथा के चक्कर में जो है काफ़ी भीड़ हो सकती है। तो हम पूरी तरीके से इस समय सतर्क हैं, आगे भी रहेंगे, आखिरी दिन तक जो है हमारी व्यवस्था जारी रहेगी। दुर्ग जिले में इन दिनों स्थानीय राजनीति तेज हो गई है। महापौर निधि के उपयोग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा पार्षदों ने कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं महापौर शशि सिन्हा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। भाजपा पार्षद और नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र कुमार साहू का कहना है कि पिछले 4 वर्षों में महापौर की व्यक्तिगत निधि का लाभ न तो भाजपा और न ही कांग्रेस के अधिकांश पार्षदों को मिला। उनका आरोप है कि महापौर का वार्ड भिलाई इस्पात संयंत्र क्षेत्र में आता है, जहां नाली और सड़कों का रखरखाव पहले से ही संयंत्र करता है। ऐसे में महापौर निधि कहां खर्च हो रही है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष साहू ने यह भी दावा किया कि शासन से हर साल 1.5 करोड़ रुपए आते हैं, लेकिन धरातल पर कार्य नजर नहीं आता। वहीं महापौर सिन्हा ने सफाई दी कि महापौर निधि सभी 40 वार्डों के विकास के लिए होती है, लिखित प्रस्ताव पर कार्य कराया जाता है। उन्होंने दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष के वार्ड में 40 लाख के काम कराए गए हैं। उन्होंने कहा आरोप राजनीतिक और तथ्यहीन है। आपको बता दें कि रसाली नगर निगम के चुनाव इस वर्ष के अंत में संभावित है। वर्तमान में 40 पार्षद वाले निगम में भाजपा के 21 और कांग्रेस के 19 पार्षद हैं। 4 वर्ष 5 वर्ष रनिंग चल रहा है सभी पार्षदों का, महापौर का, सभापति का, सभी का। 4 सालों में न तो किसी बीजेपी पार्षद को अपना निधि दी है, न तो किसी कांग्रेसी पार्षद को अपना निधि दी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनका वार्ड पड़ता है BSP एरिया में पड़ता है। BSP एरिया में आप भली भांति परिचित हैं कि BSP वार्ड में नाली और सड़क सब व्यवस्था BSP पूरा मेंटेन करती है। तो आखिरकार वो अपना निधि कहाँ लगा रही है? शैलेंद्र साहू नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं, मैंने उनके वार्ड में 4 लाख का काम दिया है। धर्मेंद्र भगत जी के वार्ड में परमेश्वरी भवन है, वहाँ मैंने 7 लाख का काम दिया है। और निधि नहीं होने के कारण मैंने 24 में काम करवा चुका है, पर निधि का काम मैं करवाई हूँ तो जो 25 का जो फंड आया है तो उसमें वो पे किए हैं। काम तो मैंने करवा चुका था, पर 25 में जो फंड आया है और तो फिर उसमें मैं पैसा को वितरण की हूँ मैं। तो ये आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद है।
राजनांदगांव जिले में पुलिस ने एक संगठित अवैध हथियार गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 2 देशी कट्टे और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। आरोपी लोगों को पिस्टल और कट्टे दिखाकर धमकाते थे। पुलिस के अनुसार चौकी चिखली पुलिस और साइबर सेल के संयुक्त टीम ने 12 फरवरी को शंकरपुर क्षेत्र में दबिश दी थी, जहां से मुख्य आरोपी चार्ली सहित अन्य को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने हथियारों की खरीदी और उनके वितरण के बारे में खुलासा किया। इस कार्रवाई में उनके द्वारा 7 आरोपियों को 2 पिस्टल, 2 कट्टा, 1 कारतूस के साथ अरेस्ट किया गया है और इसमें 3 जिलों के आरोपी जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं, दुर्ग के, धमतरी के और राजनांदगांव के। जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ पूर्व में काफ़ी गंभीर प्रकरण दर्ज हैं, जैसे 302 के, 307 के, 354 के, अन्य काफ़ी सारे आपराधिक मामले उनके विरुद्ध दर्ज हैं। साथ ही अनगिनत प्रिवेंटिव एक्शंस 151 सीआरपीसी की कार्रवाई उनके द्वारा कारित की गई। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।